Our next chapter is employee cost, which generally students find a little difficult. मैं उसका भी एक run through summary दे देता हूँ. आपकी one category of this chapter will be based on formulas of Halse-Rowan. Now, suppose one job is to be completed in 100 hours. Workers complete that in 80 hours. That means workers have saved 20 hours. So time allowed is 100 hours, time taken is 80 hours and time saved is 20 hours. Now in this case, if I talk about basic plus bonus concept, your basic will be paid based on hours worked by you, so time taken into rate. And bonus will be paid on the basis of time saved into rate. Basic will be paid at the rate of the given rate and that rate will be applied on time taken, but bonus will be paid on the basis of time saved. लेकिन मैं 80 आवर्स काम करने का 80 आवर्स का पैसा दूं और 20 आवर्स सेव करने का 20 आवर्स का भी पैसा दूं तो मेरे लिए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना. 100 आवर्स का पेमेंट करना था, 100 आवर्स का ही पेमेंट कर दिया मैंने. यहाँ पे हाल से कहते हैं कि यू आर सपोज टू टेक 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट एज बोनस. मतलब 80 घंटे का पैसा दो काम करने का, 20 आवर सेव किया उसका 50%, 10 घंटे का पैसा दो सेव करने का, तो वर्कर काम करेगा 80 आवर्स बट पैसा मिलेगा 90 आवर्स. आई हैड थॉट ऑफ स्पेंडिंग फॉर 100 आवर्स बट आई एम स्पेंडिंग ओनली फॉर 90 आवर्स. आपको समझ में आई बात? तो दोनों का बेनिफिट ना, दोनों खुश. 20 घंटे सेव किए, 10 घंटे का फायदा वर्कर को, 10 घंटे का फायदा मैन्युफैक्चरर को. दैट इज व्हाई इट इज 50%. पर कैसा है, फ्लैट 50% bonus if you start offering, workers will tend to save more by sacrificing the quality. Flat 50% we are any which way getting, let's save more. Then that will sacrifice the quality and that will affect your business in an adverse manner in the long run. That will affect your business in the long run. So what are you supposed to do? Rowan said, do not pay flat 50%, pay in the proportion of time taken and time allowed. Pay in the proportion of time taken and time allowed. So if the worker has worked for 80 hours out of 100, you will be getting bonus for 20 hours into 80%. मतलब 80 आवर्स काम करने का पैसा, 16 आवर्स बोनस का पैसा, 96 आवर्स के लिए वर्कर को पे करोगे. थोड़ा ज्यादा पे कर रहे हो, but that is a cost of quality that you are bearing. सो सिंपल चीज याद रखना, टाइम टेकन इनटू रेट बेसिक, टाइम सेव्ड इनटू रेट बोनस, ये दोनों में कॉमन रहेगा. हल से आया तो 50% ले लो, रोवन आया तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड ले लो. रोवन आया तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड ले लो, काम खत्म. हल से आया तो फ्लैट 50%, रोवन आया तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड. नाउ स्टडी मटेरियल में काफी जगह पे तुम लोग ने एक ऐसा अजीब फॉर्मूला दिखा होगा बोनस का. हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बोनस के लिए? हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बोनस के लिए, टाइम टेकन इनटू टाइम अलाउड, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट. एक फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू बेसिक वेजेस. ये फॉर्मूला भी बोनस दे सकता है और ये सेम है. बेसिक कैसे मिलता है आपको? टाइम टेकन इनटू रेट करोगे तो बेसिक मिलेगा ना. तो टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट के बदले टाइम टेकन को ले लो बाहर, मल्टीप्लिकेशन ही तो है और ये फॉर्मूला जनरेट होता है. लेकिन ये याद रखना सिंपल होगा आपके लिए, टाइम टेकन इनटू रेट बेसिक, टाइम सेव्ड इनटू रेट बोनस. हल से आया तो 50%, रोवन आया तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड का रेशियो. क्यों आपको दो अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ने? नॉट नीडेड. Are you getting me? Are you very much clear about it? Yes. So this was your Halse-Rowan. Almost 60 to 70% chances है कि employee cost के questions will be based on Halse-Rowan only. Piece rate calculation. If your workers are paid on per unit basis,
If your workers are paid on per unit basis, you will have to find out piece rate. जैसे आर्ली रेट दिया है 100 रुपया और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है 1 घंटे में 10 यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं. So equate your hourly production with your hourly rate. Equate your hourly production with your hourly rate. अब आपको पता चलेगा 1 घंटे के लिए 100 रुपया पे करते हो, 1 घंटे में 10 यूनिट्स ही बनते. 1 घंटे में 10 यूनिट बनते, 1 घंटे का 100 रुपया देते हो, मतलब इन शॉर्ट यू आर पेइंग 100 रुपीज फॉर दोज 10 यूनिट्स. तो आपका पर यूनिट रेट आएगा 10. This will be your piece rate. So equate your hourly production with your hourly rate and you will get the piece rate. I hope this is absolutely clear. Piece rate calculation. फिर इसमें एक और कैलकुलेशन आता है जहां पे पीएफ वाला क्वेश्चन पूछते हैं. पीएफ वाले क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो बेसिक और डीए दोनों ऐड करो, जो भी ओवर टाइम है ऐड कर लेना. ओवर टाइम के लिए इन्होंने बोला था 200 घंटे का काम था, बेसिक प्लस डीए दोनों कंसीडर करने थे, तो 200 घंटे के लिए मैंने ए को 15,000 पे किया है, मतलब आर्ली रेट इज 75. ओवर टाइम रेट दिया था डबल, ओवर टाइम रेट दिया था डबल, तो 150 के रेट से 10 घंटे का मैंने पे किया था 1500. अब ऐसा होता है, अर्निंग फॉर द वर्कर इज द अमाउंट विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द वर्कर. तो 16,500 एंड 24,000 दोनों में से एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू बी डिडक्टेड. ये पैसा एम्प्लॉई कभी भी हाथ में रिसीव नहीं कर पाएगा. तो एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू बी डिडक्टेड and you will be left with the amount which will be received by the employee and he can spend that amount. So earning का मतलब gross wages minus contribution by employee towards PF and ESI. Towards PF and ESI. लेकिन अगर मुझे टोटल वेजेस निकालने, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितनी अमाउंट एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. इन दैट केस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन will be added to gross wages because it is your additional cost to be charged to the customer. Because it is your additional cost to be charged to the customer. Array, is that part clear? Are you guys clear with it? Yeah. So gross wages में से एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हटा दो, आपको अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, उसके हाथ में कितना पैसा जाता है वो मिलेगा. लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन which is equal to employees contribution is an additional cost incurred by the employer apart from gross wages. So that will also be treated as wages for the employer. इसीलिए employees contribution माइनस किया gross wages से, तो अर्निंग मिलता है वर्कर का, लेकिन employers contribution अगर मैं ऐड बैक करूं तो मुझे टोटल वेजेस मिलेगा लेबर का. ग्रुप बोनस के केस में दे विल गिव यू द कैलकुलेशन. पहले तो ग्रुप बोनस निकलेगा, जो बोनस है उसका अलोकेशन दिया जाएगा. जस्ट सिंपली फॉलो दैट, यू विल बी गेटिंग द फिगर. Important factor is labor turnover ratio. Labor turnover ratio can be of 5 different types. One is based on separation, number of separation divided by average number of employees. अब जहां पे सेपरेशन होगा वहां पे रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विल गिव यू वन फॉर्मूला, या फिर नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज करके आपको मिलेगा लेबर टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन एक्सेशन. अब एक्सेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट, पीरियड. Total number of employees joining your organization is accession, but replacement generally cannot exceed separation. 80 लोग छोड़ के चले गए, 80 लोग छोड़ के चले गए, तो at the most replacement will be 80 only generally. अगर जॉब स्प्लिट किया,
वर्क प्रोफाइल स्प्लिट किया तो अलग भी हो सकता है, बट जनरली अगर 80 वर्कर छोड़ के जाते हैं दैट इज सेपरेशन, 50 लोग ज्वाइन कर गए दैट इज एक्सेशन, एंड योर रिप्लेसमेंट विल ऑल्सो बी 50. 80 वर्कर छोड़ के चले गए, 150 लोग ज्वाइन करे, 150 आर ज्वाइनिंग, 150 इज एक्सेशन, बट सिंस ओनली 80 हैव लेफ्ट, since only 80 have left, 80 will be considered as replacement. 150 is accession, 80 छोड़ के गए तो maximum replacement 80 हो सकता है. अच्छा, 150 are joining, question says only 30 are replacing those who left. तब तो हमको 30 लेना पड़ेगा separation, आपके पास कोई option नहीं है. तो either you follow the replacement which is given in the question, or else you go for, either you follow the replacement which is given by the question, or you follow the separation. So generally replacement is joined or separation, whichever is lower. Correct? If nothing is mentioned. And flux will have calculation, overall movement. So number of separation plus replacement will be considered, or else you will consider number of separations plus accession. अब sir exactly कौन सा formula कब follow करें? If nothing is mentioned, follow all 5. Calculate all 5. अगर उन्होंने बोला रिप्लेसमेंट बेस्ड है तो सिर्फ सेपरेशन, रिप्लेसमेंट, फ्लक्स, फ्लक्स विल बी बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट. अगर उन लोगों ने बोला एक्सेशन तो टेक सेपरेशन, एक्सेशन एंड फ्लक्स विल बी बेस्ड ऑन सेपरेशन प्लस एक्सेशन. और अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया तो यू बेटर गो फॉर बोथ, यू बेटर गो फॉर बोथ, एंड थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. इज दैट पार्ट क्लियर? यस. So that was your labor turnover part. Now for employee costing, you're just supposed to solve JKC material, ICI material, and please do MTP, RTP for this chapter. Trust me, nothing else is required to be done. For questions, you already have marathon revision, you already have your notes, you can go through those questions. But this is what basically we need to do when it comes to labor costing. These are important factors which are there in labor costing. Baki, otherwise they may ask you a guaranteed payment. A guaranteed payment means the commitment or actual, whichever is higher. जैसे 100 rupees per hour, 100 rupees per hour आपको पे करना है. बंदे ने 1000 घंटा काम किया, you are supposed to pay him 1 lakh rupees. बट आपकी कमिटमेंट उसको मंथली 125 देने की है, तो यू विल हैव टू पे 125, 1,25,000. अगर बंदे ने 2000 आवर्स काम किया तो 2 लाख उसका पेमेंट बनता है. नाउ यू कांट सेटल फॉर 125, आपको 2 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इज गारंटीड और एक्चुअल एज पर द सिस्टम, विच एवर इज हायर. ये भी एक फैक्टर याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है. So I don't think anything else is required to be done. जैसा बोला वैसे JKSC material, ICI material, RTP, MTP, employee cost का करके रखना. That will be more than enough for you. Okay. Now the next chapter that I'm going to cover is labor costing, which is also known as employee cost. Detail में theory हमने already discuss कर दिया है. I'm just talking about the question part. Question number 1. The following particulars have been compiled in respect of 3 workers which are under consideration of the management. Worker number 1, worker number 2, worker number 3. Actual hours worked by all the 3 workers. Hourly rate is also given. Worker 1 has produced 210 units of X, 360 units of Y, 460 units of Z. Accordingly, worker 2 has produced only product Z, 250 units. And worker 3 has produced only X and Y, 600 and 1350 units respectively. Standard time allowed per unit for product X, product Y, product Z is 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. For the purpose of piece rate, each minute is valued at ₹1. You are required to calculate the wages of each worker under guaranteed hourly basis. Second, piece work basis but guaranteed at
75% of the basic pay, guaranteed hourly rate if the earnings are less than 50% of basic pay. We'll discuss that later. And then premium bonus basis, where workers receive bonus as per row 1 system. This is what we are supposed to find out. So let's go for the first calculation. Hourly rate based payment, worker 1, worker 2, worker 3, 380, 100, 540 hours these three workers have worked for. 380, 100 and 540 hours they have worked for. 40, 50, 60 is the rate. 40, 50, 60 per hour is the rate. $380 into 40, 15,200. 5,000 and 32,400. Total payment with respect to all the three workers will be 52,600. This is what the hourly rate is. Very simple. Second method is piece rate. Now if you want to pay your workers at piece rate, you should know the piece rate first. We'll have to first find out the piece rate. What is the piece rate? It is 1 rupee. It is 1 rupee per minute. Guys, your piece rate is given to be 1 rupee per minute. That means if I am producing product X, which requires 15 minutes, if I am producing Y, which requires 20 minutes, and if I am producing Z, which requires 30 minutes. If product requires 15, 20 and 30 minutes at the rate of 1 rupee per minute, my piece rate will also be 1 rupee per minute. If I consider, my piece rate will be 15 for X, 20 for Y and 30 for Z. 1 minute, for 1 minute you are paying 1 rupee. So for 15 minutes you will pay 15. 1 unit of X will take 15 minutes. That means 1 unit of X will cost you 15. 1 unit of Y will take 20 minutes. 1 unit of Y will take 20 minutes. That means 1 unit of Y will cost you 20. And similarly for Z. So worker 1 for X, for Y and for Z. Worker, how many units they have produced? Worker 1, 210, 360, 460. 210,
360 and 460 units you have produced, 15 per unit, 20 per unit, 30 per unit will give you total labor cost incurred on worker 1. 210 into 15, 3150, 360 into 20, 7200, 460 into 30, 13,800. So 24,150 should be paid to A as per the piece rate. Worker 2, who is producing only 250 units of product Z, of product Z will be paid 30 per unit. $7,500. Then we have worker 3, who is producing 600 of X and 1350 of Y. 600 of X and 1350 of Y. So we'll have to apply rates of X and Y. X and Y का rate 15 and 20. 15 and 20 per unit. 600 into 15, 9,000. 1350 into 20, 27,000. So that comes to 36,000. Are you getting me? Now question is saying there is some guaranteed payment. If the workers are getting less than 50% of basic pay, that means if the workers are getting less than 50% of this, so you don't write. अगर किसी वर्कर को इससे भी कम पेमेंट आता है तो यू विल हैव टू पे देम 75% ऑफ द बेसिक पे, तो उनको इसका 75% आपको देना पड़ेगा. फॉर्चुनेटली वर्कर 1, वर्कर 2 और वर्कर 3, ऑल 3 आर गेटिंग मोर देन 50%, तो किसी को भी देने की जरूरत नहीं है. सपोज वर्कर 2 का वेजेस 5,000 का 50% 2,500 से कम होता, तो इन दैट केस 75% ऑफ 5,000 आई वुड हैव पेड टू मिस्टर वर्कर 2. पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. सो सिंस ऑल द वर्कर्स
are paid more than 50% of basic wages guaranteed wages will not be applicable. Guaranteed wages will not be applicable. अगर इनको इसका 50% से भी कम आता तो मुझे सबको 75% ऑफ द बेस वेजेस देना पड़ता. वादा या ज्यादा, विच एवर इज हायर. वादा है 75% का, वादा है 50% का. 50% से भी कम मिलता है तो 75% लेके जाओ. मतलब असली वादा 75% का है, लेकिन हमने तो ज्यादा पे किया. हमने तो ज्यादा पे किया. आई होप दिस इज क्लियर. So guaranteed hourly rate done, piece rate is done. प्रीमियम बोनस पूछा है रोवन. रोवन मतलब आपको पता चलना चाहिए. आप आफ्टर 1 and 2 अगर मैं रोवन के लिए जाता हूं तो मुझे टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव चाहिए. टाइम अलाउड. we'll go product wise. हमको ढूंढना पड़ेगा टाइम अलाउड बाय फॉर ईच वर्कर. सो वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3. फॉर प्रोडक्ट X 210 units into 15/60. For product Y, वर्कर 1 ने 360 यूनिट्स और 460 यूनिट्स बनाए वाइज हेड के. 360, 460 और टाइम लेना चाहिए था 20 and 30. 20 मिनट्स तो मैं 60 से डिवाइड करते रहूँगा. 210 so 52.5 hours. 120 and 230 for product Z. Two 120, 52.5. So 402.50 was the time allowed. वर्कर 2 ने 250 यूनिट्स बनाए. 250 ऑफ Z. और उसको टाइम लगना चाहिए था
30 minutes. सो 125 आवर्स में काम हो जाना चाहिए था. वर्कर 2 ने और कुछ भी नहीं बनाया है तो 125 आवर्स वर अलाउड. और आपके वर्कर नंबर 3 ने एक्स एंड वाई बनाए 600 एंड 1350, जिसमें 15 मिनट्स और 20 मिनट्स लगने चाहिए. सो 150 and 450, 600 hours लगेंगे. So this was time allowed. This was time allowed for each worker. Well, we can extend the same table now, to be very honest, to write the other data. How much is time taken? 380, 100 and 540. 380, 100 and 540 hours. So time saved in terms of hours, $402.5 minus 380, 22.5, 25 and 60. ये हुआ अपना table related to the time. Time allowed, time taken, time saved. Time allowed, time taken and time saved. अब इन्होंने सिर्फ रो 1 पूछा है. रो 1 means basic plus bonus. Time taken into rate, time saved into rate. हाल से होता तो 50% लेते, लेकिन रो 1 है तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड आएगा. 380 hours, 100 hours, 540 hours multiplied by hourly rate, 40, 50, 60. वो आंसर है अपने पास पहले से, बट आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थरली, सो मैं अलग से प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहा हूँ. फिर टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड into time saved into rate. Time taken upon time allowed into time saved into rate. Time taken upon time allowed into time saved into rate. ये 50 आएगा. So
this will be 16,050. This will be 6,000. $35,640 ये होगा आपका रो 1 का आंसर। फटाफट दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ये टाइम का कैलकुलेशन, और ये आपका रो 1 का। समझा? बस, तो फिर इसमें काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। मुझे सिर्फ वो गारंटेड वेजेस का पार्ट एक डिस्कस करना था जो मैंने डिटेल में कर दिया। थैंक यू सो मच।